नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बीएससी बीए थर्ड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का टॉपिक अपने ले रहे हैं और पार्ट अपना है थर्ड। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अपना जो जूलॉजी की जो बुक चल रही है वो है डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको पहले की क्लास में बताया कि डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या है। डेवलपमेंट बायोलॉजी का मतलब है स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, मोनुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ऑर्गेनोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन विभेदन जो है, उसके बाद में फिर है फोइटस फॉर्मेशन, फिर है बर्थ होना, उसके बाद में शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था और नेचुरल डेथ। ये सारी की सारी चीज़ों का अध्ययन हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे थे कल। हिस्ट्री में हमने बात की थी कल इसकी कि जो हिप्पोक्रेटिस थे, ग्रीक वैज्ञानिक थे, इन्होंने को फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता है। इन्होंने प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विशेषज्ञ के बारे में, स्त्री रोग के बारे में उन्होंने विचार रखे थे। उसके अलावा इन्होंने ये बताया था कि जल, वायु, मिट्टी, हवा के द्वारा कोई भी नए जीव का निर्माण होता है, ऐसा इनका सोचना था। उसके अलावा मिस्र की जो सभ्यता थी उसके अंदर भी गर्भपात और गर्भधारण से बचने की युक्तियाँ मौजूद थी। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जो एक दार्शनिक थे एम्पिडोकल्स, इन्होंने जो है हिप्पोक्रेटिस की 4 द्रव की जो संकल्पना थी कि जलवायु मृदा और हवा के द्वारा किसी भी जीव का निर्माण होता है, तो एम्पिडोकल्स ने इसको सही भी माना और उन्होंने बताया कि जो है भ्रूण की जो उत्पत्ति है एम्पिडोकल्स के अनुसार वो आंशिक रूप से नर और आंशिक रूप से मादा के द्वारा होती है, इनका ये मानना था। उसके बाद में अरस्तु आए थे। अरस्तु जो कि जिन्होंने सबसे पहले किसी भी भ्रूण का गंभीर रूप से अध्ययन किया था कि भ्रूण का विकास कैसे होता है, उसके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया था। और उन्होंने अपनी बुक जो है डी जनरेशन एनिमेलियम का प्रकाशन किया और इन्होंने बताया कि जो ऑक्टोपस और कटल फिश जो होती है, कैट फिश जिसको कहते हैं, उनके अंदर उन्होंने अंडे से लेकर के वयस्क तक की अवस्थाओं का अध्ययन किया। इन्होंने सारी भ्रूणीय अवस्थाओं का अध्ययन किया और बताया कि किस प्रकार से अंडे में परिवर्तन आते हैं। इस कारण इनको फादर ऑफ अरस्तु को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे होता है वो इन्होंने सबसे पहले बताया था। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ये बात इन्होंने सबसे पहले बताई थी। वो भी इन्होंने ऑक्टोपस और कटल फिश जो है उसको लेकर के उसके भ्रूण का अंडे से लेकर के वयस्क तक की अवस्थाओं का अध्ययन करके बताया था। उसके बाद में अरस्तु ने ही एक शब्द एम्ब्रियोन दिया था। अरस्तु ने ही एम्ब्रियोन शब्द दिया था, एम्ब्रियोन, और जो आगे जाकर के जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और अरस्तु ने चूंकि अपना काम अंडे से लेकर के वयस्क अवस्थाओं तक किया तो उनके मन में कुछ ऐसे विचार आए कि क्या, क्योंकि उस समय क्या था कि सूक्ष्मदर्शी भी नहीं था और जो हमारी डेवलपमेंट बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी की तकनीक भी विकसित नहीं थी कि हमें अंडे के अंदर पूरे भ्रूण को डेवलपमेंट को समझ सकें, ऐसी तकनीक नहीं थी। इसलिए अरस्तु को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अरस्तु ने जो बात बताई वो बात वर्तमान समय में लागू होती है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया था कि एक अंडे के अंदर जो है निषेचन जैसी घटना होकर के
यानी अंडे और शुक्राणु के द्वारा ही एक नए जीव का निर्माण होता है, ऐसा कुछ उन्होंने बताने का प्रयास किया था अपने शब्दों में। तो परंतु उस समय तकनीक नहीं थी, इसलिए उनके मन में कुछ विचार थे कि उन्होंने पहला प्रश्न तो ये रखा था कि क्या भ्रूण अपनी सकल सूरत में पहले से ही रहता है? क्या भ्रूण अपनी सकल और सूरत पहले से ही रहता है? अब इसका मतलब क्या है? उन्होंने अध्ययन तो किया ऑक्टोपस और कटल फिश के अंडे से लेकर वैसे, तो उनको क्योंकि तकनीक नहीं थी तो उनके पहला क्वेश्चन आया था, उन्होंने विचार आया था, तो क्या वो मान ऐसा उनको दिमाग में आया कि क्या जो अंडा है उसके अंदर पहले से ही एक भ्रूण बना हुआ होता है क्या? उनके मन में पहला प्रश्न तो ये आया। दूसरा प्रश्न जो आया, क्या परिवर्तन के दौरान उसका सिर्फ आकार बढ़ता है? क्या परिवर्तन के दौरान उसका आकार बढ़ता है? अब देखिएगा दूसरी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अब डेवलपमेंट जब होता है अंडे का, पूरा भ्रूणी अवस्था जब चलती रहती है आगे से आगे आगे से आगे, तो उन्होंने सोचा कि क्या भ्रूण तो पहले से मौजूद था अंडे में और क्या उसका आकार बढ़ा है क्यों? तो दूसरा क्वेश्चन उनके मन में ये आया। और तीसरा क्वेश्चन जो आया, क्या विकास अविभेदित रूप से विभेदन द्वारा होता है? क्या विकास के दौरान अविभेदन से विभेदन की घटना होती है? अविभेदन से विभेदन की घटनाएं होती हैं। तीसरा क्वेश्चन उनके मन में यह है कि क्या अंडा पहले से, अब यहाँ पहली बात तो उनके दिमाग में ये भी थी, क्या हो सकता है कि अंडे के अंदर पहले से कोई भ्रूण मौजूद हो सकता है कोई एम्ब्रियो का मौजूद होता है। पहला क्वेश्चन तो उनके ये आया दिमाग में। दूसरा है कि परिवर्तन के दौरान उसका आकार बढ़ता रहता है क्या? क्योंकि पहले से मौजूद है और डेवलपमेंट जब होगा अंडे का आगे से आगे आगे से आगे, तो क्या ये एम्ब्रियो आकार में कोई बड़ा हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन ये। और तीसरा क्या आया कि क्या अंडा जो है वो पहले से अविभेदित होता है, यानी कि इसके अंदर केवल ये कह सकते हैं न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये होता है क्या? तो ये अविभेदित होता है अंडा। और क्या अविभेदन के बाद में उसमें विभेदन शुरू होता है? तो ये तीन क्वेश्चन अरस्तु के दिमाग में आए। तो उसके बाद में अरस्तु ने ये बात बताई या उसने इस पे कुछ विचार किया अपने हिसाब से, कि उन्होंने बताया था कि वास्तव में जो है अंडा, देखो पहले तो तीनों क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, उसके बाद उन्होंने अरस्तु ने तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश की। और उसके लिए उन्होंने चूंकि ऑक्टोपस, उसके अलावा कटल फिश के अंडे से वयस्क की घटनाओं को देखा, तब उन्होंने ये भी बता दिया था या उनके दिमाग में ये भी आ गया कि अंडा अविभेदित होता है। अब उन्होंने ये बताया कि वास्तव में अंडा क्या होता है? अविभेदित। अविभेदित का मतलब क्या होता है कि अंडे के अंदर पहले से ऐसी कोई संरचना मौजूद नहीं होती है कि वो आगे जाकर के अपने केवल आकार में वृद्धि करिए, ऐसा नहीं होता है, बल्कि अंडा समांगी रूप से केंद्रक और कोशिका द्रव का एक पिंड होता है। और उन्होंने बताया कि उसके बाद में अविभेदित अंडा जो है इसके अंदर निषेचन की घटना होती है। निषेचन का मतलब शुक्राणु अंडे तक जाता है और अंडे और शुक्राणु का केंद्र मिलता है, मिलने के बाद में जो अविभेदित अंडा था उसके अंदर विभेदन की प्रक्रिया शुरू होती है, परिवर्तन शुरू होकर के वो वयस्क में बदल जाता है। तो अरस्तु ने इन तीनों बातों को बताया था। अब मैंने देखो कल एक बात बताई थी कि जो प्रारंभिक इतिहास था अपना डेवलप एम्ब्रियोलॉजी का, तो इसके अंदर क्या था कि दो सिद्धांत थे मेन चीजें। एक तो पूर्व रचनावाद था, एक पूर्व रचनावाद था, दूसरा था एपिजेनेसिस। एपिजेनेसिस। अब पूर्व रचनावाद और एपिजेनेसिस दो ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जो कि अपने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर मतलब ये कह सकते हैं कि मील का पत्थर है, यानी इनके आधार पर पूरी एम्ब्रियोलॉजी को समझ सकते हैं या पूरी डेवलपमेंट बायोलॉजी को इसके आधार पर समझ सकते हैं। तो पूर्व रचनावाद से पहले की ये घटनाएं थी, अरस्तु,
हिप्पोक्रेटिस, एम्पिडोकल्स, ये सारे पूर्व रचनावाद से पहले आए थे। परंतु अरस्तु जो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी थे, इन्होंने एम्ब्रियन शब्द दिया, इन्होंने बहुत अध्ययन किया अंडों पर और अंडों की डेवलपमेंटल स्टेज पे अध्ययन किया। तो उनके पहले तो दिमाग में तीनों क्वेश्चन आए, उसके बाद में तीनों का उन्होंने सॉल्यूशन भी किया, बिना किसी तकनीक के किया कि वास्तव में अंडा आयुर्वेदिक होता है और उसके अंदर निषेचन की घटना होती है, उसके बाद में उसके अंदर जो है डेवलपमेंट शुरू होकर के वैसे का निर्माण होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। अब देखिएगा कि जो पूर्व रचनावाद है, ये सिद्धांत से पहले ही अरस्तु ने बता दी थी, परंतु उनके बाद में पूर्व रचनावाद आया और पूर्व रचनावाद के बाद में एपिजेनेसिस आया। तो जो अरस्तु का जो सिद्धांत या अरस्तु की जो बातें हैं, वो एपिजेनेसिस का जो सिद्धांत है उसको बल देती है, उसको इंपॉर्टेंस देती है। यूँ कह दें कि अरस्तु की जो की गई खोज थी एम्ब्रियोलॉजी के संदर्भ में, वो एपिजेनेसिस के सिद्धांत के अनुसार थी या एपिजेनेसिस के सिद्धांत को फॉलो करती थी, और एपिजेनेसिस का सिद्धांत ही वर्तमान में एम्ब्रियोलॉजी में लागू होता है, जो अपने आगे पढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसके आउटलाइन बता देता हूँ कि पूर्व रचनावाद तो ये कहता है कि अंडा जो होता है, उस अंडे के अंदर या तो शुक्राणु होता है, उस शुक्राणु के अंदर पहले से कोई संरचनाएं मौजूद होती है, वो ऐसा मानते हैं। अंडे और शुक्राणु के अंदर ऐसी कोई संरचनाएं पहले से मौजूद होती हैं, यानी भ्रूण कह सकते हो इनको, इन संरचनाओं को। ये एग है, ये स्पर्म है। देखिएगा दिमाग से थोड़ा लगाइएगा। पूर्व रचनावाद, पूर्व यानी पहले रचनाएं, संरचनाएं, बाद यानी सिद्धांत, यानी कि ये सिद्धांत ये मानता है, आप मैं बता रहा हूँ कि आपको इसका पूरा अपने इतिहास देखेंगे। ये क्या कहता है कि अंडे और शुक्राणु के अंदर भ्रूण जैसी या जंतु के छोटी संरचनाएं पहले से मौजूद होती हैं, इन सिद्धांत को पूर्व रचनावाद कहते हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में एम्ब्रियोलॉजी बहुत अधिक अपना विकास किया है। तो उस विकास में हम देखें बहुत अधिक अध्ययन किया गया है उत्तर एम्ब्रियोलॉजी का, तो हमें कहीं पर भी ये संरचनाएं देखने को नहीं मिलती है कि अंडे और शुक्राणु के अंदर पहले से कोई संरचनाएं मौजूद होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बल्कि ऐसा होता है कि अंडा और शुक्राणु पहले से विभेदित होते हैं, इनके अंदर केवल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और अन्य कोशिकांग ही पाए जाते हैं। जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तभी इनके अंदर अंडे के अंदर डेवलपमेंट शुरू होता है। तो पूर्व रचनावाद वर्तमान परिस्थितियों में नहीं लागू होता है। अब बात आती है एपिजेनेसिस की। एपिजेनेसिस यही है जो अभी मैंने बताया है कि ये कहता है, एपिजेनेसिस को मानने वाले जो वैज्ञानिक हैं या विचारक हैं वो ये कहते हैं कि इन दोनों के अंदर जो है पहले से कोई ऐसी संरचनाएं मौजूद नहीं होती हैं, दोनों ही अविभेदित होते हैं। इनमें निषेचन की घटना होती है, इन्हें शुक्राणु अंडे तक जाता है, जाने के बाद में अंडे के अंदर एक कर्मिक रूप से परिवर्तन होते हैं, जिसके द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का फिर या तो अंडे के अंदर या गर्भाशय के अंदर ही डेवलपमेंट होता है। ये सिद्धांत एपिजेनेसिस कहलाता है, जो कि अरस्तु की सिद्धांत को या अरस्तु की बातों को फॉलो करता है। अब इन दोनों के यदि अपने इतिहास की बात करें तो सबसे पहले अपने बात करेंगे पूर्व रचनावाद की सिद्धांत की बात करते हैं। अब देखिएगा पूर्व रचनावाद की यदि हम बात करें तो पूर्व रचनावाद जो है पहला सिद्धांत कौन सा है? पूर्व रचनावाद सिद्धांत, पूर्व रचनावाद, प्री फॉर्मेशिज्म थ्योरी। अब देखिएगा मैंने बात बता दी आपको इसके आउटलाइन। पूर्व रचनावाद के जो मानने वाले विचारक हैं वो ये कहते हैं कि जो शुक्राणु और अंडाणु हैं उनके अंदर पहले से ही संरचनाएं मौजूद होती हैं। किसी भी जंतु का शुक्राणु है तो उसका अंश पहले से शुक्राणु में मौजूद होगा, और कोई जंतु है तो उसका अंश अंडाणु में भी मौजूद होता है, यानी या तो शुक्राणु में मौजूद होगा या अंडाणु में मौजूद होगा। और ये पूर्व रचनावाद ये कहता है कि अंश पहले से मौजूद होते हैं शुक्राणु अंडाणु में कोई भी जंतु के, और वो जब अंडे और शुक्राणु एक दूसरे से मिलते हैं तो ये एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं, और बल प्रदान करके उसका पूरा आगे का परिवर्तन या डेवलपमेंट होता रहता है। ऐसा पूर्व रचनावाद का मानना है। और पूर्व रचनावाद है ये क्यों नहीं तरक्की कर पाए, या ये क्यों नहीं ये कह सकते हैं कि विकसित बातों को बता नहीं पाए? इसका रीज़न ये था कि पूर्व रचनावाद जब सिद्धांत प्रचलन में था उस समय जो
एक तो तकनीक विकसित नहीं थी एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन करने के लिए, कि एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन करने के लिए उपकरण नहीं थे, तकनीक नहीं थी, और न ही वैज्ञानिकों को इतना पता था कि किस प्रकार इनका अध्ययन किया जाए। तो और दूसरी बात ये थी कि जो एम्ब्रियोज होते हैं, जो भ्रूण होते हैं या जो अंडे होते हैं, इनका आकार बहुत छोटा होता है। तो आकार छोटा होने के कारण क्या है, इनका अध्ययन करने में बड़ी कठिनाई होती है। और साथ में क्या होता है कि जो अंडा होता है उसके अंदर जो भ्रूण बनता है, भ्रूण बहुत सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने से उसको यदि अध्ययन करें तो वो डेड हो सकता है। तो इस कारण इन सभी कठिनाइयों के कारण जो है पूर्वरचनावाद मतलब लागू रहा, और पूर्वरचनावाद को मानने वाले वैज्ञानिकों ने इसका पालन किया। तो इसकी यदि हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहले वैज्ञानिक जो थे एम्पिडोकल्स और प्लेटो, ये इस पूर्वरचनावाद के बहुत बड़े मानने वाले विचारक थे। एक वैज्ञानिक थे एरोमेतारी के जोसेफ। इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो मुर्गी है उसके इंक्यूबेशन से पहले ही उसके भ्रूणीय अवस्था को देखा जा सकता है। एरोमेतारी के जोसेफ, एरोमेतारी के जोसेफ, इन्होंने क्या बताया कि मुर्गी का जो अंडा है उसमें इंक्यूबेशन से पहले ही उसकी भ्रूणीय अवस्था को देखा जा सकता है। मुर्गी के अंडे के इंक्यूबेशन से पहले ही उसमें भ्रूणीय अंगों को देखा जा सकता है। ये बात किसने बताई थी? एरोमेतारी के जोसेफ ने। इन्होंने बताया कि अंडा जो अगर मुर्गी का लें तो उसके अंदर भ्रूणीय अंग पहले से ही देखे जा सकते हैं। फिर हेनरी पावर वैज्ञानिक थे, हेनरी पावर ने इस बात का समर्थन किया कि ऐसा होता है, इस बात का समर्थन किया कि वास्तव में जो है इंक्यूबेशन क्या बताइए, मैं बताता हूँ इसको समझने भाषा में कहते हैं अंडे को सेना। अंडे को सेना, सेने का मतलब क्या होता है? हम देखते हैं कि कुछ पक्षी जो हैं, कुछ क्या लगभग सभी पक्षी अंडे घोंसले में देने के बाद में नर और मादा क्या करते हैं, बारी बारी से अपने पंख फैला करके उस अंडे के ऊपर बैठते हैं, जिससे अंडा फूटता भी नहीं है और अंडे को खुद की जो एक तरीके कह सकते हैं गर्मी जो है या जो हीट है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अंडे के अंदर डेवलपमेंट होता रहता है, जो परिवर्तन होता रहता है। तो उस घटना को कहते हैं अंडे को सेना या इंक्यूबेशन। तो एरोमेतारी के जोसेफ ने बता दिया बात कि इंक्यूबेशन से पहले ही, क्योंकि अंडे का इंक्यूबेशन जब होगा ना तो उसमें डेवलपमेंट शुरू होता है। वो कहते हैं कि इंक्यूबेशन से पहले इसमें क्या भ्रूण है, और हेनरी पावर ने क्या किया, इस बात का समर्थन किया। अब देखिएगा कि उसके बाद में आए थे जेन स्विमरडम वैज्ञानिक आए थे। जेन स्विमरडम, इन्होंने क्या किया कि जो मेंढक है उसके अंडे का अध्ययन किया, मेंढक के अंडे का अध्ययन किया, अंडे का अध्ययन किया। और इन्होंने भी यही बात कही कि जो है मेंढक का जो अंडा है उसके अंदर क्या होते हैं, उसकी रेखा चित्र भी बना दिया और रेखा चित्र भी बनाई, इसके रेखा चित्र भी बनाई। अब क्या करेंगे कि जेन स्विमरडम ने मेंढक के अंडे को लेकर के उसका अध्ययन किया, उसके रेखा चित्र बना। रेखा चित्र का मतलब क्या हुआ कि जो भ्रूणीय अवस्थाएं आती गई उनको वो लिखता गया और डायग्राम के रूप में उसको प्रेजेंट किया। तो इसने क्या कहा कि वास्तव में ही पूर्वरचनावाद लागू होता है, पूर्वरचनावाद लागू होता है अंडों में, यानी अंडों के अंदर पहले से ही उसके अंदर अंडे और शुक्राणु के अंदर पहले से ही भ्रूणीय अवस्था पाई जाती है। और इसलिए जेन स्विमरडम को पूर्वरचनावाद का जनक कहा जाता है और पूर्वरचनावाद सिद्धांत इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था। और पूर्वरचनावाद को जो मानने वाले उन भी तो वैज्ञानिक थे मेलपिगी और बोनेट, मेलपिगी और बोनेट पूर्वरचनावाद के प्रबल समर्थक थे।
अब देखिए चयन संवर्धन ने अंडे का मेंढक के अंडे का जन करके एक रेखा चित्र बना दिया, उसने भी यही बात कह दी जैसी बात एरोमेता की जोसेफ ने कही थी। तो इसके बाद में जो ये जो सिद्धांत दिया गया ये सिद्धांत का प्रतिपादन है या प्रतिपादक जो है वो जेम्स संवर्धन है, इन्हीं को कहा जाता है पूर्वरचनावाद के प्रतिपादक। ये थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा कि पूर्वरचनावाद सिद्धांत किसने दिया था, जेम्स संवर्धन ने। और जेम्स संवर्धन ने ये बात बता दी। उसके बाद मेलपिगी, मार्सिनो मेलपिगी वही वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने सर्कुलेटरी सिस्टम और फिजियोलॉजी का अध्ययन किया है। मार्सिनो मेलपिगी ने, ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने कह सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम और फिजियोलॉजी है उसका बताया था, वही मार्सिनो मेलपिगी है। और बोनेट जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया, इस मत का समर्थन किया। अब जो स्विमर्डम था उसने केवल मेंढक के अंडे पे ही नहीं किया, उसने बाद में तितली के अंडे का भी अध्ययन किया। तो ने तितली के अंडे का अध्ययन किया और बताया कि अंडे में लार्वा पहले से ही उपस्थित होता है, ये बात होती है सेनवर्डम ने, क्योंकि सेनवर्डम ने मेंढक के अंडे का अध्ययन करके रेखा चित्र बना दिए, बता दिए कि पूर्वरचनावाद होता है। फिर मेलपिगी और बोनेट ने इसकी बात को और ज़्यादा समर्थन दे दिया। तो फिर क्या हुआ, सेनवर्डम ने तितली के अंडे का भी अध्ययन किया और बता दिया कि इसके अंदर लार्वा पहले से ही पाया जाता है। तो अब पूर्वरचनावाद को जैन सेनवर्डम ने एकदम एक अच्छे तरीके से समझा दिया और एक अपने प्रैक्टिकली कह सकते हैं उसने समझाने का प्रयास किया था। तो उस समय उपकरण नहीं थे, सूक्ष्मदर्शी जैसी संरचनाएं नहीं थी, फिर भी उसने ये बात कह दी। तो पूर्वरचनावाद जो है उसका मतलब क्या था कि यही था जैन सेनवर्डम का मतलब कि चाहे वो तितली का अंडा हो, चाहे मेंढक का अंडा हो, चाहे कोई और जंतु का अंडा हो, उस अंडे के अंदर पहले से ही जो है भ्रूणीय अवस्थाएं कह सकते हैं वो मौजूद होती है, या यूँ कह सकते हैं कि कोई भी जंतु का छोटा रूप जो है वो पहले से ही उसमें उपस्थित हो सकता है। उसके बाद में एक फ्रांस के दार्शनिक थे जिन्होंने, जो कि सेनवर्डम की बातों से बहुत प्रभावित हुए, जिनका नाम था निकोलस डी मालेब्रांस। निकोलस डी मालेब्रांस ने ये बात बताई थी, इन्होंने निकोलस डी मालेब्रांस ये जो थे एक दार्शनिक थे फ्रांस के, इन्होंने सेनवर्डम की बातों से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने एक और अच्छी बात कही पूर्वरचनावाद के अनुसार, उन्होंने कहा कि जो कोई भी अंडा या शुक्राणु होता है उसके अंदर क्या होता है, उसकी अगली संतति का भ्रूण पहले से ही मौजूद होता है, यानी भ्रूण के अंदर उससे अगली संतति का भ्रूण भी पाया जाता है। इसके अनुसार जैसे कोई भी एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो में अगली संतति का एम्ब्रियो भी पाया जाता है। ये बात किसने बात बताई, निकोलस डी मालेब्रांस जो फ्रांस के दार्शनिक थे, जिससे प्रभावित होकर जैन सेनवर्डम से। अब देखो इन्होंने बढ़िया जोरदार बात कह दी। ये कहते हैं कि जैसे कोई भ्रूण है, मान लीजिए वो भ्रूण खुद तो डेवलप होगा ही होगा, यानी ये कहते हैं कि जैसे कोई अंडा है, मान लीजिए अपनी ये अंडा मान लें, इसके अंदर ये भ्रूण मान लें, अपना कोई भ्रूण है, एम्ब्रियो है, तो ये कहते हैं कि एग के अंदर ये एम्ब्रियो मौजूद है, ये तो डेवलपमेंट नहीं करेगा, प्लस में ये कहते हैं कि इसके अंदर भी है ना एक एम्ब्रियो और मौजूद होता है जो अगली पीढ़ी का होता है, यानी अगली पीढ़ी को जन्म देगा। इसने ये बात कह दी और ये फिर कहता है कि उससे अगली पीढ़ी में भी उससे अगली पीढ़ी का जो एम्ब्रियो है वो प्रोजेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निकोलस डी मालेब्रांस ने भी कह दिया कि अंडे या शुक्राणु के अंदर पहले से क्या मौजूद है, छोटा अंश मौजूद है, भ्रूण मौजूद है, और उस भ्रूण के अंदर है ना उससे अगली पीढ़ी का भ्रूण भी मौजूद है, और उससे अगली पीढ़ी के भ्रूण में भी उससे अगली पीढ़ी का भ्रूण मौजूद होता है। तो ये बात निकोलस डी मालेब्रांस ने कही थी, जो एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक कही हैं, और इनके सिद्धांत को संकोचन सिद्धांत कहा गया है। तो इसके इनके इस सिद्धांत को संकोचन सिद्धांत, इनके इस सिद्धांत को
सर्कुलेशन सिद्धांत कहा गया है। तो ये स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से रखना, सर्कुलेशन सिद्धांत क्या है, सर्कुलेशन सिद्धांत कहा गया है। और सर्कुलेशन सिद्धांत क्या है, रिपीट कर रहा हूं, उनका सा किसने दिया, निकोलस डी मोलेग्रेंस जो फ्रांस के दार्शनिक थे, और किससे प्रभावित होकर जेम्स ह्यूमोल्डम से। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी अंडा है, सर्कुलेशन सिद्धांत की बात बता रहा हूं मैं, कोई भी अंडा है उसके अंदर भ्रूण पहले से मौजूद है, क्योंकि ये पूर्व रचनावाद को मानने वाले बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो पूर्व रचनावाद को मानते हैं, इसका मतलब कि अंडे के अंदर पहले से भ्रूण तो मौजूद होगा। और इन्होंने एक स्टेप आगे की बात कह दी, इन्होंने कहा कि एक भ्रूण जो है, उस एक अंडे के अंदर एक भ्रूण तो मौजूद होगा ही होगा, साथ में उस भ्रूण के अंदर उससे अगली पीढ़ी का भ्रूण भी मौजूद होता है, और उससे अगली पीढ़ी के भ्रूण में भी उससे अगली पीढ़ी का भ्रूण पाया जाता है। यानी कहने का मतलब प्रत्येक जो भ्रूण है वो अपने से अगली पीढ़ी के भ्रूण को अपने साथ में रखता है। ये सिद्धांत कहलाता है, सर्कुलेशन सिद्धांत कहलाता है। इस प्रकार ये सारी सिद्धांत जो है, चाहे एरोमेट्री के जोसेफ हो, चाहे हेनरी पावर हो, चाहे जेम्स ह्यूमोल्डम हो, चाहे मेलपीक और बोनेट हो, चाहे निकोलस डी मोलेग्रेंस हो, इन सब ने पूर्व रचनावाद को एक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। उसके बाद में ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी तक पूर्व रचनावाद सिद्धांत है उसको माना गया। और पूर्व रचनावाद जो है इसमें ये और माना जाता था कि अंडे और शुक्राणु की जो है जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं जीवों के अंदर, और इनके अंदर अंडे और शुक्राणु के अंदर क्या होता है, सूक्ष्म जीव पहले से मौजूद होता है। और सूक्ष्म जीव जो है वो उन अंडे और शुक्राणु दोनों के अंदर किसी के अंदर मौजूद हो सकता है, चाहे वो अंडे के अंदर हो चाहे वो शुक्राणु के अंदर हो। तो एम्ब्रियो या सूक्ष्म जीव, एम्ब्रियो का दो, ये ओवा है, ये स्पर्म है, इन दोनों के अंदर पहले से सूक्ष्म जीव मौजूद होता है। और एम्ब्रियो और ओवा जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इस जो सूक्ष्म जीव है इसका परिवर्तन शुरू हो जाता है, और परिवर्तन होते होते ये वयस्क अवस्था तक चला जाता है। अब देखिएगा कि जो पूर्व रचनावादी थे उनके अंदर भी दो बातें आगे फिर आगे जा करके, या उनके अंदर भी दो तरह के विचारक आगे। कि पहले विचारक ये थे कि ये कह रहे थे कि जो सूक्ष्म संरचनाएं हैं वो केवल अंडे के अंदर होती है। कुछ विचारक ये कहने लगे कि जो सूक्ष्म संरचनाएं हैं वो शुक्राणु के अंदर होती है। अब देखिएगा कि जो विचारक ये मान रहे थे कि केवल सूक्ष्म संरचनाएं अंडे के अंदर होती हैं, शुक्राणु का या शुक्र द्रव का इसके अंदर कोई योगदान नहीं होता है, उनको ऐसे सिद्धांत को मानने वाले जो वैज्ञानिक थे या दार्शनिक थे या ज्ञाता थे उनको हमें ओविस्ट कहा गया। और जो ये मानते थे कि जो सूक्ष्म संरचनाएं हैं वो केवल शुक्राणु के अंदर पाई जाती है, उनको क्या कहा गया है, स्पर्मेस्ट कहा गया है, स्पर्मेस्ट कहा गया है। यानी कि जो शुक्राणु को ही अधिक महत्व देते थे और ओविस्ट में हमेशा अंडे को अधिक महत्व दिया है। तो इस पर स्टूडेंट्स आज के इस सिद्धांत जो पूर्व रचनावाद है इसमें हमने इसके इतिहास को देखा, और साथ में अब अगला जो स्टेप है वो पूर्व रचनावाद में ओविस्ट क्या है और स्पर्मेस्ट क्या है उसकी बात करेंगे। थैंक यू।